हेलो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो अनसोल्ड पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी चीज़ को हम पढ़ाते हैं आज, और जो पिछला अनसोल्ड पेपर है उसे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो 2020 का सेट चल रहा था, तो आज हम 2020 का सेट 5 822 MX स्टार्ट करेंगे। तो मैथ के अंदर क्लास 10 के लिए अनसोल्ड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है अनसोल्ड पेपर में, जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन उसका जो क्या पार्ट है वो क्या है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और साथ में कहा कि a का मान नॉट इक्वल 0, ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस समीकरण के लिए इसका ग्राफ पूछा गया है, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार कि किस तरह का इसका ग्राफ होगा वो पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये बात देखनी है कि ये जो समीकरण है वो किस तरह की है। तो वो साफ साफ लिखा हुआ है कि द्विघाती बहुपद है। तो एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के लिए हमेशा आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, द्विघात समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो परवलय आकार का बनता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में पैराबोला। तो द्विघात समीकरण का ग्राफ किस आकार का बनेगा? पैराबोला, परवलय आकार का बनेगा। ग्राफ को मैं आपको शेप बना के दिखा देता हूँ। जो जितने भी द्विघात समीकरण होती हैं उनका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, वो इस तरह से बन जाता है। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा द्विघात समीकरण का। इस तरह से बना रहता है, कभी इस तरह से भी आ रहता है। एक्स अक्ष को वो काटता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये सब द्विघात समीकरण के ग्राफ है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है कि इधर वाले से नेगेटिव होता है, इधर वाले से पॉजिटिव होता है। तो वो कभी कभार अगर उसके जो शून्य बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मूल, द्विघात समीकरण के यदि मूल एक नेगेटिव मूल है, एक पॉजिटिव मूल है, तो वो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक माइनस वाले हिस्से पर, एक प्लस वाले हिस्से पर। यदि द्विघात समीकरण के मूल दोनों ही पॉजिटिव है तो वो प्लस प्लस वाले हिस्से पर काटेगा। और आपको पता ही होगा यदि कोई बहुपद किसी एक्स अक्ष को दो स्थान पर इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उसके मूल भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। तो ये अगर मैं पूछूं कि इसके शून्य कितने होंगे तो आप बताओगे कि इसके 2 शून्य होंगे। ये बहुपद भी किस तरह का है? द्विघात। और हमेशा याद रखो द्विघात बहुपद जो होता है उसका आकार कैसे होता है? परवलयाकार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है परवलयाकार। परवलयाकार, इस आकार को परवलयाकार बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात क्या है? आपने कर लिया होगा। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? तो इसके सेकंड पार्ट में है 3 cot A इक्वल्स टू 4 और sec A का मान पूछा है कि sec A का मान बताइए। त्रिकोणमिति का प्रश्न आपको पता ही होगा। क्या करना है हमें 3 cot A बराबर 4 इस तरह का एक रिलेशन दे रखा है और हमें sec A का मान फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? पहले cot A का मान निकाल लेते हैं। cot A बराबर क्या है? 4/3। ये क्या हुआ है? जब जो 3 है वो cot A की गुना में है, तो उधर बराबर से इधर कितना चला जाएगा? भाग में चला जाएगा 4 के। तो cot A का मान यहाँ से हमने निकाले 4/3 है, और हमें निकालना है sec A का मान। 2 मेथड है। एक मेथड क्या है कि हम पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है जो हमारे सरसमीका वाले फॉर्मूले होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। पहले यहाँ से tan की वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ से हम फिर एक वाला सूत्र लगा देंगे, sec A बराबर √1 + tan²। ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोट की वैल्यू दी है, पहले tan की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर ये tan की वैल्यू यहाँ रख देंगे, sec A का मान आ जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हो। इससे एक इजी तरीका क्या है? आसान का तरीका ये है कि हम cot A बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। ये सेकंड मेथड इस तरह से करेंगे हम।
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण निकालना है हमें, लंब और आधार पता है, तो कर्ण लंब हो गया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। कर्ण का से स्क्वायर हटा कर रूट चढ़ा देंगे, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 क्या 9 4 चौक 16, ये रहेगा 25, और 25 का रूट आप सभी जानते हैं, कर्ण आ जाएगा हमारे लिए 5। ठीक है, हमें निकालना है सेक का मान, तो सेक का मान कैसे निकल लेंगे? हमें आपको सूत्र पता होगा, सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है? 5, जो हमें निकालना है। आधार हमें दे रखा था कितना? 4। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/4। ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर लगा लेंगे हम 5/4। अब इसका टाइप पार्ट आता है, इसे उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट है वो है एक से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए बोला गया है 1 से 9 तक के। तो आपको पता होगा समांतर माध्य का सूत्र होता है, जितने पद दिए हैं, जितनी टर्म्स हमें पता है, उनका योग कर दो, उनका सम कर दो और उनकी संख्या से भाग कर दो। मतलब सीधा सा सूत्र है समांतर माध्य निकालने का। समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। सही है, तो ये बताओ कितने पद है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है, तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक जोड़ना है? 9 तक। इन सबको जोड़ना है, कितने हैं? 9, और इनकी संख्या से भाग करना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन सबको जोड़ देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। तो समांतर माध्य निकालने का आपको बेसिक फार्मूला याद रखना है, बहुत सिंपल फार्मूला है। पदों का योग, जितने हमें टर्म देगा वो बोलेगा उतने को जोड़ देंगे और वे उनकी संख्या को काउंट कर लेगा और उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 से 9 तक की संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या किस तरह से जोड़ना है? तो या तो आप जोड़ के देखो डायरेक्टली, या इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, साइड में ट्रिक लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि यदि 1 2 3 और n तक की प्राकृतिक संख्या को योग साइड में यहाँ लिखते हैं। यदि तुम्हें n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो उसका सूत्र ये याद रखना पड़ेगा आपको, n+1/2। ये बहुत सिंपल सूत्र है। किस चीज़ का सूत्र है ये? n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं आपको एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो वो बोलता है कि 1 2 3 और हमें 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। 50, ये तो बहुत छोटी कम संख्या है, 9 तक की पूछी है, इन्हें वैसे भी जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन के अंदर इससे ज़्यादा प्राकृतिक संख्या का योग पूछ ले, जैसे वो पूछ ले कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालो, तो सबसे पहले ये सारी संख्या क्रमशः होगी, 1 के बाद 2 2 3 4 इस तरह से। तो हमें बहुत सिंपल काम करना है। क्या करना है? 50 को 2 से भाग कर देना है। जो लास्ट वाली टर्म है उसे 2 से भाग करके जो आएगा कितना आया? 25, और 50 में 1 जोड़ के कितना जोड़ोगे? 50 में 1 जोड़ के कितना आएगा? इसमें गुना कर देनी है। ठीक है, तो क्या आएगा? 25 कम 25 का 5 का 125, ये आ गया 50 प्राकृतिक संख्या का योग। किस तरह से फॉर्मूला लगाया हमने
हमने ये वाला फॉर्म लगाया, आपको बता देता हूँ। सूत्र लगाया ये वाला जो n+1/2, ठीक है। 2 से हमने 50 को काट लिया, कितनी बार काटा 25 बार, और यहाँ कितना आएगा 51। 25 की 51 में यदि हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 का 5 का हासिल 2, 25 125 2 1275 ये आएगा हमारा। तो इस तरह से हम किसी भी कहीं तक की भी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 150, 200, 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। बस एक बात याद रखने की प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और क्रमागत होनी चाहिए, सही है। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। क्या करेंगे, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकाल लेंगे, अभी आपको बताया हमने 9 + 1 बटे 2 तो कितना आ जाएगा 9 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 5, तो कितना आ जाएगा 45 आएगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को जोड़ के कितना आ गया 45 बटे 9 से कितनी बढ़ गया 5, ये आगे इसका समांतर मान, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये तो आपको आगे काम आएगा, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया है कि यदि आपको एक ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है, कम से कम टाइम खर्च करना है इस क्वेश्चन में, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या तो आप जोड़ के निकाल सकते हो, वो भी जल्दी से निकल जाएगी। लेकिन यदि क्वेश्चन के अंदर 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योग पूछ लगता है, फिर आप क्या करोगे, अब 1 से 50 तक की आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाला सूत्र लगाओगे, जहाँ तक की संख्या लिखी है n की जगह वो रख देंगे और सोल्व कर देंगे, हमारे पास वहाँ तक की संख्या का योग हो जाएगा, उसे जोड़ के लिख देंगे। या ये जैसे यहाँ कहा है कि 1 से 9 तक की, तो 1 से 9 तक की संख्या को जोड़ के 45 आएगा, चाहे आप इस फार्मूले से निकाल लो चाहे जोड़ के निकाल लो, और 9 से भाग कर दिया है 5 से। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। समांतर माध्य का सूत्र लगाया, पदों का योग, पदों की संख्या, 1 से 9 तक की पदों को जोड़ा, कितना आया 45, उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है समांतर श्रेणी का, और आपको पता है कि समांतर श्रेणी इस बार बोर्ड एग्जाम में से प्रॉपर सिलेबस लेस किया गया था 30%, उसमें से हटा दी गई है, तो ये क्वेश्चन नहीं कराना है। और अगला पार्ट जो है डैक वो प्रायिकता का, वो भी हटा दी गई है। तो अब हम सीधा आएंगे वर्थ पर, वर्थ की स्पर्शरेखा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, पहले का चेक। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, एक वर्त बना रखा है, ये स्पर्शरेखा डाल रखी है इस पर, ठीक है। इसका नाम है स्पर्शरेखा, ये स्पर्श बिंदु है जहाँ से टच कर रहा है, तो ये PT है, सही है। और ये इसका सेंटर होगा, वो एक वर्तखंड खींचा गया। आपको अब एक बात ध्यान से समझनी है, इसमें क्या हुआ कि जैसे ही एक वर्तखंड, क्या नाम है इसका, PQ, बिंदु P से Q तक एक वर्तखंड खींचा गया, तो क्या हुआ, जो PQ इस वर्ग को 2 हिस्सों में बांट रहा है, आपको पता है इसे बोलते हैं लघु वर्तखंड, पैसा बोलेगा हम दीर्घ वर्तखंड, सही है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ उसने केंद्र पर आंतरिक कोण का मान पूछा है, केंद्र पर आंतरिक कोण का मान कितना होगा, मतलब POQ निकालना है, हमें क्या निकालना है, POQ ज्ञात करो। दिया क्या है, इस वर्गखंड में दिया ये है, ये वाला केंद्र कोण दिया मान, इसका मान दिया है हमें दिया है QPT का मान, QPT का मान दिया है 60°, QPT मतलब ये पूरा कोण दिया है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और हमें ये बिंदु आ रहे हैं, इस वाले वाला कोण निकालना है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, POQ निकालना है, और ये यहाँ से दे रखा है QPT, ये वाला पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण दे रखा है। तो आपको एक परिमेय के बारे में समझाता हूँ पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिएगा। नीचे इस तरह का एक चित्र है, इस स्पर्शरेखा से एक लाइन खींची, तो मैंने बताया ये लघु वर्गखंड है, ये दीर्घ वर्गखंड है, ये लघु वाला है, ये दीर्घ वाला है,
तो प्रमेय है, आपको ध्यान रखनी है, यहाँ समझा देता हूँ मैं कि यदि ये जो लाइन जो खींची गई है बीच में, रेखाखंड खींचा गया है जिसका नाम दे रखा है मैंने पी क्यू, ये पी क्यू रेखाखंड तो इसमें बांट रहा है, छोटा वाला बड़े वाला हिस्सा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ स्पर्श से दो तरह के कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला कोण बन रहा है और एक कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझो, नियम क्या कहता है, एक छोरा है वो छोरा क्या कहती है कि स्पर्शी के द्वारा जो कोण बनेगा, मतलब ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्शी है, स्पर्शी और जो वर्तखंड ये रेखाखंड है इनके बीच का कोण, यो कोण दीर्घ वर्तखंड में बने कोण के, अगर यहाँ कोई कोण बनता है इसके बराबर होगा, ठीक है। यदि मैं इसे बिंदु को ऐसा मान लेता हूँ तो आपको क्या कंडीशन बनेगी, यह ध्यान से समझेंगे। कोण क्यू पी टी बराबर होगा कोण क्यू एस पी के, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ध्यान समझो, ये कोण किधर की साइड बना है, लघु वर्तखंड की साइड, तो ये कोण दीर्घ वर्तखंड में बने कोण के बराबर होगा, और इसी का रिवर्स करो, इसका उल्टा समझो, क्या कि अब की बार दीर्घ वर्तखंड में बना कोण ये वाला कोण जिसका नाम होगा क्यू पी, और ये यदि कोई कोण दे रखा हो यहाँ, मान लो यू कोण देखा तो क्यू पी यू, ठीक है। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये कोण कहाँ बन रहा है, स्पर्शी पर बन रहा है, कौन से खंड बन रहा है, दीर्घ खंड इधर वाले में, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, लघु खंड वाले कोण के। एक बार ध्यान से हम देखेंगे कि यदि इस तरह का कोई चित्र है और स्पर्शी खींची गई है, एक वर्तखंड लगाया है, तो वर्तखंड से जो ये वाला कोण होगा लघु के साइड में, वो इस परिधि पर जो दीर्घ वर्तखंड में बना कोण है इसके बराबर होगा, और ये वाला जो कोण होगा यो इधर वाले के बराबर होगा, ठीक है। हम इस प्रमेय को आप उदाहरण देख सकते हो, इसे उदाहरण लो, अब इसी परिणाम में यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं क्या होगा। देखो ये कोण किधर की साइड है, लघु वाली साइड है, लघु वर्तखंड में बना तो ये कोण किसके बराबर होगा, इधर यदि हम कोई कोण मान लेते हैं बिंदु से, इस बिंदु को हमने ऐसे मान लिया, ठीक है ना, ये अपनी मर्जी से हमने एक लाइन खींच ली, रचना कर दी इस तरह की, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, तो प्रमेय से कोण कौन सा क्यू एस पी बराबर होगा कोण कितने डिग्री, किसके 60 डिग्री के, 60 डिग्री कौन सा रेखा है क्यू पी टी है ना, कोण क्यू पी टी इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। और आपको अब एक पर और समझनी है, क्या प्रमेय होती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि में बने कोण के दोनों होता है। अब ये बताओ केंद्र पर बना कोण कौन सा है, ये बताओ पी ओ क्यू, केंद्र पर बना कोण क्या होगा, दो गुना होगा इसके ठीक ऊपर परिधि में जो कोण बनना है, क्या नाम है इसका, क्यू एस पी के, ये गेट पर में, तो जरा ध्यान से देखो, हमें निकालना है पी ओ क्यू का मान निकालना है, 2 गुना क्यू एस पी कितना दे रखा है 60 डिग्री ऊपर निकालना है, तो ये कितना आ रहा है 120, ये किसका मान आ गया, ठीक है। अब इसे जरा मैं एक बार जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि हमें एक प्रमेय पता थी जो मैंने आपको बताया कि ये वाला कोण यहाँ इस वाले कोण बराबर होगा, तो ये वाला कोण 60 दे रखा है, तो ये हमने अपनी देर से खींची लाइन और ये भी 60 होगा, दोनों 60 डिग्री हो गए। हमें फाइनल ये वाला कोण निकालना है, तो ये वाला कोण इसका दुगना होता है, यदि ये 60 है तो ये इसका दुगना कितना हो जाएगा 120 प्लस इसका, ठीक है ना। यदि हमें बेसिक चीजें सारी पता है, जितनी प्रमेय हमारे माइंड में चल रही है, तो हम फट इसका आंसर बिना किसी लिख के जो उसमें चित्र दे रखा है उस पर हम निकाल सकते हैं, जो डायग्राम है, यहाँ 60 तो ये 60 हो गया, तो ये 60 से दुगना हो गया, तो इसे उतार लो, ये क्वेश्चन का आंसर है, देख लेना ये किस तरह से हुआ आएगा। तो
जितने भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलेगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे के क्या में क्या दिया हुआ है, कुछ संख्याएं दे रखी है 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7। ये संख्या दे क्या है, इनका समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य कितना दे रखा है, इनका समांतर माध्य दिया है 15 और पूछा है कि x का मान ज्ञात करो, x निकालना है। तो आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अभी एक क्वेश्चन आया था समांतर माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। सिंपल सा फार्मूला है। इस टाइप के जितने भी समांतर माध्य के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है इस क्वेश्चन से आपको। कैसे करना है, जितने पद देख के सबको जोड़ दो। 27 + 23 इन्हें जोड़ते हुए चलेंगे सबको। x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7। यहाँ तक ये देखते हैं, ठीक है। कितने गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ये पूरा एक पद गिना जाएगा, याद रखना। ये 1 2 3 4 5 6 7 पद है, काउंट कर लेगा। और इनका समांतर माध्य आपको हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है x। समांतर माध्य दिया गया है कितना, 15। तो 15 के साथ में गुना करो तो 15 7 15 के साथ में मल्टीप्लाई कर जाएगा 105। ये इसकी गुना होगी। अब इन्हें जोड़ लो। पहले क्या काम कर लेते हैं, x जोड़ लेते हैं। x और x जोड़ के कितना हो जाएगा 2x। कुछ संख्या कटती है तो ना काट देंगे, कैसे, ये -4 है, ये +4 है, ये दोनों एक दूसरे को काट दिया जाएगा, ठीक है। अब जोड़ो, 27 में 23 जोड़ो, कितना आ जाएगा 50। 50 में 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 65। 65 में 3 जोड़ोगे तो 68, और 68 में ये जोड़ोगे 7 तो कितना रहेगा 75, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के 75 है, x के अलग जोड़ लिए थे, 75 को इधर घटा दो तो 105 में से 75 घटाओ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और x से कितनी बार घटे 2 15 बार, तो x का मान आ गया 15। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी इस क्वेश्चन में। है वैसे क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन में आपके सामने आएगा, ठीक है। किस उदाहरण लेंगे, दूसरे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, दूसरे का है। मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अमरवन को 30 अंश है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊंचाई और दूरी तो अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर है 10th क्लास के अंदर, उसका क्वेश्चन है ये। तो एक इसका पहला चित्र बना लेते हैं हम, किस तरह से डायग्राम बनेगा। मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर की मीनार दी गई है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, ठीक है। और एक मैदान है जिसमें कार खड़ी हुई है, ये मैदान है मान लो, इसमें कार खड़ी हुई है, ठीक है। अब उसने कहा मीनार से कार का अनुमान कोण 30 अंश है। कोई आदमी मीनार पे बैठा हुआ है, मान लो सपोज करो बिंदु 1.1 पर कार खड़ी हुई है, यहाँ कार खड़ी हुई है और मीनार पे बैठा हुआ कोई इंसान वो इस कार को देखता है। तो आप देख लो जो कोण बनता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ। और जब भी कोण ऊपर से नीचे की तरफ बनता है तो हमेशा कैसा कोण होगा, अवनमन कोण होगा। वो उसने बोला भी नहीं है अवनमन, और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। कितने डिग्री का हो गया है 30 अंश का, ठीक है। तो ये है, ये डी, ये सी, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, इसने पूछा है कि ये आधार बताओ, इस हमने एक्स मान लिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस हमें एक बात पता होगा आपको कि अगर ये वाला कोण 30 है तो जेड आकृति वाला कोण बराबर हो रहा है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 अंश। ये कोण इसके इक्वल है, तो यदि 30 ये दिया है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये चीज़ हमने मान ली है, तो इसमें माना
आधार कितना मान लिया हमने, ए बी बराबर एक्स मान लिया है, तो सीधा फार्मूला लगा देंगे। हमें क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है। लंब और आधार किसमें होता है, तो त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो tan 30 बराबर लंब कितना है हमारे पास 75 मीटर की ऊंचाई है, आधार बेस कितना है इसका x, tan 30 का मान आपको पता होगा कितना बराबर 75/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इधर इसकी इधर, तो x का x का मान क्या आएगा 75/3। ये इसका आंसर। अगर क्वेश्चन में √3 का मान रखने के लिए बोलता तो हम √3 का मान लेते हैं 1.732। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके दूसरे के सेकंड पार्ट तक कर दिए हैं। दूसरे का थर्ड पार्ट जो दिया है वो है प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का, जो आपके सिलेबस में से हटा दी गई है इस पर, तो उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे का जो फोर्थ पार्ट है तो यह है द्विघात समीकरण दी गई है, दोनों मूल बराबर है तो p का मान रख लीजिए। मूल बराबर के लिए आपको कंडीशन पता होगी, यदि किसी समीकरण का मूल बराबर हो तो b का बराबर होता है, और इसीलिए ये फार्मूला लगा देंगे आप मूल बराबर में, और यहाँ से p का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है, तीसरे पार्ट के अंदर उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में से हटा दे रहे हैं इस बार, उन क्वेश्चन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे लगभग 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन तक आप आराम से कर लोगे। जो भी डाउट हो गया आप बता देना कमेंट बॉक्स में। आज हम इसी एपिसोड को फिनिश करते हैं। जो भी टॉपिक आपको समझाया जा रहा है, आपको पता है अनसॉल्व पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन टॉपिकों को क्लियरली ध्यान से समझे। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस पर कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करेगा आपका। सबसे बड़ी बात है कि आपको सभी को रेगुलर रूप से इन वीडियोज़ को देखते रहना है। आपके अगर अनसॉल्व पेपर एक सीरीज के रूप में रेगुलर चलते रहे तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारा YouTube पे वीडियो बनाई गई है, तो हमें मोटिवेशन करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसका आपके जो फ्रेंड्स हैं, अन्य फ्रेंड हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके और आपको भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।